पेरेंट कहता है कि बच्चा भूखा रह जाएगा। मुझे बताओ कौन बच्चा भूखा रहता है? कोई बच्चा भूखा नहीं रहता है। हाँ, वो खाना नहीं खाता है कारण कि आपने उसको बीच में कोई चिप्स दे दिए होंगे। द मॉम और द डैड कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चा फोन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा अगर वो दिन भर 3 घंटे फेसबुक पे बैठेंगे या 2 घंटे इंस्टा पे होंगे या 15-15 मिनट पे व्हाट्सएप चेक कर रहे होंगे कि अरे मेरा स्टेटस किसने देखा और किसका क्या मैसेज आया। One tip that you want to give to parents for positive parenting right now? Go slow. Do not get into comparison, not only with others, even with yourself. Allow your child to live his childhood. बड़ा हो जाएगा, चला जाएगा, he won't even be available for you. बचपन बचाओ with Dhwanit. ઓનલાઈન ક્લાસીસ વગર સ્કૂલ ચાલી શકે ખરી? મારી સાથે અત્યારે એક એવા લેડી છે જે ઓનલાઈન ક્લાસીસ વગર સ્કૂલ ચલાવે છે. someone who I have tremendous respect for, મીનાક્ષી ત્રિવેદી. અને મારો સૌથી પહેલો સવાલ જ એ છે કે વર્ચ્યુઅલ ક્લાસીસ વગર પ્રી સ્કૂલ કેવી રીતે ચલાવો છો તમે? Online is something in which the school that we have, we are totally against the online system, especially for children till the age of 9. This is the age group, मतलब kindergarten जैसे कि 3 साल 2 साल से जो बच्चे आते हैं 9 साल तक, this is the time when children cannot study online. That is totally against their basic temperament. तो इसीलिए हमारा स्कूल जब फिजिकली भी चलता था तब भी हमारे स्कूल में स्क्रीन यूज नहीं होते थे. देयर वर नो स्मार्ट बोर्ड्स and we were constantly working with the parents that do not expose your child to the mobiles and television also at home. So not only स्कूल में, हम घर में भी पेरेंट्स को यही कहते थे. अब हमने स्कूल में ये कैसे किया? अब जब ये लॉकडाउन आया, इनिशियली वी थॉट चलो वेकेशन का टाइम है, अप्रैल में जून तक तो वी वर टोटली श्योर कि स्कूल खुल ही जाएंगे. But nothing happened, and then what we started doing is we started taking the rhythm. Rhythm means the plan that we have for 1 month for our children. वो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते थे, हम उनके साथ शेयर करते थे, and then we used to guide them how they can take it to their child. To the extent that the music that we were sharing with the parents, we used to tell them कि आप, हम recorded भेजते थे gestures के साथ. हम उनसे ये कहते थे कि आप इसको सीखिए, प्रैक्टिस करिए. When it becomes a part of yourself, then you take it to your child. So thanks to the parents that we have, we could do our school without the help of screens. So आपका ये कहना है कि पेरेंट्स ने एक तरीके से होम स्कूलिंग किया? Yes, yes. Not only this, we had homeschooling for other children also who were not a part of the school, and even with them. See, स्कूल के पेरेंट्स के साथ तो क्या है, वो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बिना स्क्रीन के काम करना काफी इजी होता है. लेकिन जो पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के साथ ही जुड़े रहते हैं, उनके साथ भी हमने काम किया, एंड वी कुड डू इट सक्सेसफुली विद दोस पेरेंट्स ऑल्सो. तो अब मुश्किल सवाल यह है दैट इज इट रियली पॉसिबल टू रेज किड्स इन अ स्क्रीन फ्री एनवायरनमेंट? आप तो कह रहे हैं कि टीवी भी ना देखें, मोबाइल भी यूज ना करें. क्या हमारे इस जमाने में पॉसिबल है कि छोटे बच्चे जो हैं उन्हें स्क्रीन फ्री एनवायरनमेंट में रेज किया जाए? 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के? टोटली पॉसिबल है. जैसे आप नहीं कहते हो कि 4 सफेद चीजों से दूर रहो, नमक, मैदा, चीनी एंड डालडा, तो आप दूर रहने लग गए ना. व्हेन वी वर यंगर, हम लोग डालडा खूब खाते थे. सी, द मोमेंट पीपल बिकम कॉन्शियस कि इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस चीज के नुकसान क्या है, मुझे बताइए कोई क्यों उस पे एफर्ट नहीं लेगा? चाइल्ड इज द सेंट्रल फिगर इन द हाउस, एंड वंस द पेरेंट इज कॉन्शियस टू इट, आवर टास्क इज टू मेक इट feasible for them to live like this. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं, आपको अपना काम करना है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और फिर हमारे में कॉमन ये देखा जाता है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है कि तुम गेम खेलो भाई, तुम हमें परेशान. या फिर कोई छोटा सा बच्चा है, उसको जब खाना खिला रहे हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि राइम्स के वीडियोस दिखा दिए जाते हैं, और उस टाइम पे बच्चे खाना खिलाया जाता है कि चलो शांति से तो बैठे, ये अगर वीडियो देखे उस टाइम पे, अगर तो खाना तो खा ले. मम्मी को ये टेंशन होती है कि खाना खा ले, तो चाहे वीडियो देख के भी खिला लेती है मम्मी. या फिर घर में एल्डर्स होते हैं, तो अगर जॉइंट फैमिली सेटअप है तो एल्डर्स कहेंगे चलो मैं तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ. तो एक जमाने में जो बच्चे के लिए जब मेहमान आते थे और मेहमान कहते थे मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ,
आजकल ये हो गया है कि घर में अगर एल्डर्स हैं तो वो कहेंगे देखो मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो लाया हूँ, चलो मैं तुम्हें मोबाइल में, हम दोनों फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, मेरी तुम्हारी फोटो होगी, हम वीडियो लेंगे। तो ये तो दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, लाइक हाउ। तो अब तो मोबाइल फोन से बच्चे को कैसे आप दूर रखेंगे? आप कह रहे हैं ना दिए जाए छोटे बच्चों को मोबाइल, कैसे प्रैक्टिकली बताइए कैसे ना दिए जाए? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होती है कि जिसका बच्चा है उस व्यक्ति के अंदर ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि ये चीज मेरे बच्चे के काम की नहीं है और ये मेरे बच्चे को नुकसान करती है। बिकॉज जब तक कॉन्शियसनेस नहीं होगी ना, चल से चलता है तो क्या हो गया, एक ही बार तो हुआ है, कभी कभी तो होता है। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। आजकल जैसे क्या होता है कि हर पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा खाना खाए, उसका पेट भरा हुआ हो। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे होता था, अरे अरे देखो चिड़िया आई, किसने किसने खाना खाया, ओ चिड़िया लेके चली गई और आपके मुंह में खाना आ जाता था। पेरेंट्स ऐसे खिलाते थे। पर पहले भी ये सब चीजें होती थी, तब मोबाइल्स नहीं होते थे। बट द पॉइंट इज, ईटिंग इज अ वेरी बेसिक एक्टिविटी। ईटिंग डज नॉट रिक्वायर ड्रामा। ऑल दिस इज अ ड्रामा। इवन पुराने टाइम की चिड़िया आई, कबूतर आया और कौवा आया, दैट वॉज अ ड्रामा। एंड सबको ये जानता है कि कोई भी काम हमें करना है तो हमें उसमें कॉन्स्टेंटली अपना माइंड लगा के हम करते हैं तो ही वो काम होता है। कोई इसको डिनाई नहीं करेगा। और ये आजकल की बात नहीं है, ये बचपन से हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, हम समझते हैं। फिर हम कैसे भूल जाते हैं खाने के मामले में। दूसरी चीज, पेरेंट कहता है कि बच्चा भूखा रह जाएगा। मुझे बताओ कौन बच्चा भूखा रहता है? कोई बच्चा भूखा नहीं रहता है। हाँ, वो खाना नहीं खाता है कारण कि आपने उसको बीच में कोई चिप्स दे दिए होंगे या उसने कहीं से चॉकलेट निकाल के खा ली होगी। तो देर इज नो फिक्स टाइम। सो देन व्हेन द टाइम ऑफ द फूड कम्स, द चाइल्ड इज नॉट एक्चुअली हंग्री। अगर आपके घर में एक चीज का रूटीन है, एक फिक्स टाइम है, तो जो हमारी बॉडी क्लॉक होती है ना, वो हमको गाइड करती है। इवन एडल्ट्स, जैसे इफ योर वर्किंग आवर्स आर, आपने एक जगह पे जॉब किया है जहाँ पे आपके टिपिकल वर्किंग आवर्स और आपका लंच टाइम फिक्स्ड है, तो संडे को भी आपको उसी टाइम पे भूख लगती है घर पे, भले आप उस दिन ऑफिस नहीं होते हो। विद चिल्ड्रन आर वेरी कनेक्टेड टू द बॉडी। सो द बॉडी गाइड्स देम दैट दे आर हंग्री, बशर्ते उन्होंने बीच में जंक नहीं खाया हो, बशर्ते पेरेंट्स हैव बीन कॉन्शियस इनफ टू हैव अ फिक्स टाइम फॉर ईटिंग। एंड तीसरी चीज, कई बार हम बच्चे को जबरदस्ती भी फीडिंग करते हैं क्योंकि बच्चा खुद नीचे बहुत सारा कुछ गिराता है, तो हमको लगता है पेट नहीं भरेगा। और टू बी ऑनेस्ट, मोस्टली तो यही लगता है कि यार कपड़े भी गंदे करेगा, नीचे भी गंदा करेगा, साफ करना पड़ेगा, यू नो, इट्स गोइंग टू इंक्रीज आवर वर्क। बट चिल्ड्रन एक्चुअली लाइक टू ईट ऑन देयर ओन। सो इफ यू गिव देम, एक तो आप अपने दिमाग में ये फिक्स कर लो कि ये फिक्स टाइम है खाने का, एक रिदम आपकी है खाने की। उस टाइम पे बच्चे के साथ कोई और भी बैठ के खाए। ये नहीं है कि बच्चा अकेला खा रहा है। चाइल्ड नीड्स अ कंपनी। कहीं से तो वो सीखेगा ना कि खाने का टाइम है और कैसे खाया जाता है। स्पून पकड़ना भी एक आर्ट है ना। अगर हाथ से भी खाता है तो देयर इज अ ट्रिक टू ईटिंग विद द हैंड। एंड बिलीव मी, अगर हम थोड़ा अपना टाइम वेस्ट होता है, भूखा रह जाएगा, ये फियर्स को साइड में कर दें, बच्चे बिना मोबाइल और बिना किसी वीडियो के खाना खा सकते हैं। दूसरी चीज, ये सब चीजें करते करते जो खाना खाते हैं वो शरीर को लगता नहीं है। टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं तो आप जनरली आप 3 रोटी खाते हो, उस दिन आप 6 खा लोगे क्योंकि सीरियल बड़ा अच्छा था, नॉट की सब्जी अच्छी थी, आपको पता ही नहीं चला आपने क्या किया है। सो दैट इज द फूड पार्ट। सो योर कॉन्शियसनेस एज अ पेरेंट, अ फिक्स टाइम फॉर ईटिंग and not coming under the pressure that the child is going to go hungry or something like that is going to help you with the food part. Is it okay? Yeah. You agree with this? फिर आपने बोला कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो उसमें आपने तो वो पॉइंट कवर नहीं किया, आपने मुझे दूसरे एंगल के एग्जांपल्स दिए। बट यस, सेल्फी लेना कि घर में कोई आया एंड देन दे हैव दिस पेक्यूलियर फिल्टर्स इन व्हिच यू लुक लाइक अ डॉग और यू लुक लाइक अ कैट एंड प्रिंसेस टाइप्स, सो यू आर अट्रैक्टिंग द चाइल्ड टुवर्ड्स दैट। नाउ इफ वी, जो मैंने पहले भी बात की थी, अगर हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस है, अगर घर में हम एक कॉमन हैं ओपनली वेयर वी आर टेलिंग दैट ये हमारे बच्चे के लिए कितना नुकसानदायक है, आपको नहीं लगता कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? और दूसरी चीज, अगर कोई विजिटर आता है आपके घर और वो आपके बच्चे के साथ करते हैं, आई फील एज अ पेरेंट यू नीड टू टेक अ स्टैंड। इवेंचुअली द चाइल्ड इज द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैनॉट come under the pressure of visitors or relatives or anyone, because responsibility आपकी है। At the end of the day when things will not be so nice, then you will think ना यार हमने क्या गलती कर दी। At that time no visitor or no guest with no amount of gifts is going to help you.
तो ये एक पेरेंट का बहुत कॉन्शियस चॉइस होती है, तो कैसे कम्युनिकेट करना है इन द फैमिली एंड विद पीपल, it can actually resolve the problem. And the third thing which you raised was very relevant to the current times when you're working from home. Yeah. So children are very easy to deal with, believe me, basharte they have a fixed routine in their life. Yeah. They wake up in the morning and घर का एक सिस्टम है कि उठते ही आप बाथरूम गए, आपने ब्रश किया, मुंह धोया, whatever, and then you take a bath or you move around, loiter around for 5-10 minutes ताकि बॉडी आपकी थोड़ी वार्म भी हो जाए, आप उठे हो. Then there is a next task, then the next task, and likewise पूरे दिन का आपका एक रूटीन फिक्स्ड है. Children, if they are given a fixed routine in their life, they do not deviate from it. So if अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम तो 1 साल पहले से ही शुरू हुआ मोस्ट केसेस में, बच्चे ये चीज समझते हैं दैट द पेरेंट इज वर्किंग, वो आपको तंग नहीं करते हैं. लेकिन अगर आप अपना मोबाइल लेके काम भी कर रहे हो और कभी ऐसे ही यू आर जस्ट सीइंग अ वीडियो एंड लाफिंग, द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड पापा इज हैविंग फन, ही इज नॉट वर्किंग. ऑल्सो देयर इज अ सोल्यूशन, यू कैन कीप अ डिफरेंट वर्क स्पेस एंड टेल द चाइल्ड दैट फ्रॉम 9 to 1, दो उसको ये नहीं पता है 9 क्या है 1 क्या है, उसको बोलो कि जब तुम नाश्ता करने बैठोगे और जब अपने लंच का टाइम होगा तब तक मम्मी काम कर रही है, तब तक आपको ये चीज करनी है. और ये चीज बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसमें एक रूटीन फिक्स किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो एक करके काम करता रहेगा बच्चा. सो अगेन टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टिलिंग दीज हैबिट्स इन द चिल्ड्रन लाइज विद अस. इट्स डूएबल, मेहनत लगती है. हाँ, पर अब जब बच्चा हर किसी के पास मोबाइल फोन देखता है और उसको ये भी समझ में आता है कि एवरीबडी इज गेटिंग एंटरटेन्ड थ्रू दिस डिवाइस, उसको दिखता है कि दादी के पास, दादा के पास, चाचा के पास, चाची के पास, उसकी उम्र के अलग अलग लोगों के पास जो शायद 12, 13, 15 साल के हैं, वो भी मोबाइल में रहते हैं. तो कम्युनिटी में अगर आप फ्लैट में रहते हैं, सोसाइटी में, तो उसको दिखता है कि ये सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो बच्चे को लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं है. और फिर वो मोबाइल में से कुछ गेम्स खेलना चाहता है. ये जो विजुअल प्रेशर है जो बिल्डअप होता है, बाकी सबके पास है, उसके पास नहीं है, उसको के साथ कैसे डील किया जाए? जब हम ये कहते हैं कि बच्चे को स्क्रीन से दूर रखिए या टीवी से दूर रखिए, उसका सीधा इम्प्लीकेशन ये है कि बच्चे के इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, दे आर नॉट यूजिंग द फोन इन द प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड until unless it is for work. See, the mom or the dad cannot expect कि बच्चा फोन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा अगर वो दिन भर 3 घंटे फेसबुक पे बैठेंगे या 2 घंटे इंस्टा पे होंगे या 15-15 मिनट पे व्हाट्सएप चेक कर रहे होंगे कि अरे मेरा स्टेटस किसने देखा और किसका क्या मैसेज आया. सी, पेरेंटिंग is pretty easy but it is also very tough. पेरेंटिंग मीन्स, सी, बच्चे जो होते हैं ना, दे आर इमिटेटिव बीइंग्स. आप जो बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे, आप जो करेंगे वो सीखेंगे. तो सीधी बात है कि आपको उसकी प्रेजेंस में मोबाइल यूज नहीं करना है, सिवाय जब आप काम कर रहे हो. आपके फोन में इस तरह के एंटरटेनमेंट के साधन होने ही नहीं चाहिए. दूसरी चीज, इमिटेटिव के साथ साथ बच्चों के फिल्टर्स नहीं होते हैं. फिल्टर्स, जैसे मैं कुछ भी कहूं, आप मेरी बात को जज कर सकते हो कि ये बात ये सही बोल रही है, ये बात इनकी मुझे सेट नहीं हुई. चाइल्ड कैन नॉट. सो वट एवर इज देयर इन हिज एनवायरमेंट, ही विल एब्जॉर्ब इट, गुड बैड. तो इफ यू फील कि माई चाइल्ड डजंट स्पीक पोलाइटली, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिकॉल इज कि हाउ आर द अदर एडल्ट्स इन द एनवायरमेंट स्पीकिंग. सो कमिंग बैक टू द फोन्स, तो बिकॉज इमिटेटिव है एंड उनको फिल्टर करना नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको सबसे पहले एज एन एडल्ट उसकी एनवायरमेंट में ये चीज आने ही नहीं देनी है. फिर इसके काउंटर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो लाइफ है, सबको पता होना चाहिए, ये तो होता ही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन 7 साल तक उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है. The childhood is a space where you need to protect the child and keep the child away from all the negative influences. Screen is a huge negative influence. Not only it hampers the child's physical development, it is also restricting his creativity, imagination. And वो आंख वाली बात तो जो डॉक्टर बोलते हैं वो तो अलग बात हुई, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो सबसे पहले आपको उसके एनवायरमेंट से दूर रखना है. जब अपने घर में चीज नहीं होती ना, बच्चे को उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है. जिस चीज को हम वैल्यू देते हैं, बच्चा उस चीज को वैल्यू देता है.
सो इट्स वेरी सिंपल. एंड जो आप कहते हो कि बाहर से कोई आता है, तो यू नो इट्स वेरी इजी कि एक तो आप उनको धीरे से कान में बोल सकते हो कि हाँ बेटा मोबाइल आने सामने निकालना मत, इसके सामने मत निकालना. लोग अक्सर मान जाते हैं. और आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों में ये अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है. दे रिस्पेक्ट योर पेरेंटिंग स्टाइल. दे विल से ओके, इनको अच्छा नहीं लगता तो इनके घर पे ये नहीं करेंगे. आई हैव हर्ड मेनी पेरेंट्स सेइंग कि प्लीज हमारे घर चॉकलेट लेके मत आया करिए, हम बच्चों को चॉकलेट नहीं देते हैं. तो लोग समझ गए हैं, वो मिठाई लेके आ जाते हैं. हाँ, अभी 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 चॉकलेट देने से पहले पूछा जाता है कि आप देते हैं या नहीं देते, आप खिलाते हैं या नहीं खिलाते. एग्जैक्टली. वाले समय में मोबाइल के बारे में भी ऐसा होगा. यस. तो आप ये जो फिलॉसफी दे रही हैं, ये जिसके बारे में बात कर रही हैं, इसका ओरिजिन क्या है? So it was in 2016 that I got acquainted with this philosophy. This has been given by Rudolf Steiner, and it is popular in the world by the name of Steiner schools, Steiner pedagogy, or the world of pedagogy. And I came across this in 2016, which is very unfortunate because I have been in education since 2001. And ये बड़ी कहते हैं वो छुपी हुई दबी हुई चीज थी जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था, in spite of being in the line for so many years. When I got exposed to this, I started exploring this, and तब समझ में आया कि this is actually most important. It is very, very pro-child. And pro-child क्या बोलूं, it is very pro-human beings, because according to this philosophy, we've divided life in 7-year slots kind of things. 0 to 7, there is one requirement for a child. 7 to 14, there is a different requirement. 14 to 21. And likewise, 7 के multiples में, like at your age, there is a different requirement. At my age, a different requirement. And consciously, the people who are in this field, they work with the children as per their requirement. So Waldorf schools or Steiner schools, there are around 2000 kindergartens across the world in 70 countries. अपने country में सिर्फ 30 kindergartens हैं. And around 64 countries में करीब 1100 schools हैं. अपने country में करीब 16 schools हैं सिर्फ. 16 schools in India. Yes. Yeah. 16. Yeah. कहाँ पे है ये schools? So the first school started in Hyderabad. Hyderabad has around 4 schools. Then the second school started simultaneously in Bombay. So Bombay has around 5 to 6 schools. Then Pune, Jaipur, Delhi, Chennai, Bangalore. These are the places. And in Gujarat, ours is the only Waldorf kindergarten. And from this year, we are starting with grades. So sooner we will be a Waldorf school. So yeah, these are the schools. Schools हैं ये 12th grade तक के हैं. Yeah, there are some schools which are till grade 12, some are till grade 10, and some are still growing. एक सबसे common question जो लोग पूछते हैं, board कौन सा है? See, board affiliation every school takes. Though I really wish people are more open towards open schooling. It is so liberating for a school and for the child. But yes, there are some which have an IB board, some have an IGCSE, CBSE, ICSE, और एक का तो उनका स्टेट बोर्ड भी है एक स्कूल में. I think it's in Hyderabad. Okay. Waldorf method of education exactly है क्या? कैसे अलग है? हमने अब तक Montessori के बारे में सुना है. हमने अब तक बाकी IGCSE आपने बोला, IB बोला, CBSE बोला या स्टेट बोर्ड बोला. उनके सबके अलग अलग जो करिकुलम होते हैं वो लोग समझते हैं एंड पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरीके की एजुकेशन देनी है बच्चों को. Waldorf method of education क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है, क्या अलग है? Waldorf is one system which requires constant trainings by the teachers, for the teachers. It's a community which strongly believes that every individual who is going to the child first needs to be ready to be the child's teacher. And here I would like to say that 2001 से काम कर रही थी and higher education में भी काम किया है. तो भी kindergarten teacher बनने के लिए मुझे पहले 1 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी just to be a kindergarten teacher. So this is one very unique thing about the world of pedagogy, that teachers, it's like they try to work upon themselves first and then they reach out to the parents and the children. जो हमने पहले कहा ना कि children are imitative beings. बच्चे आपके अंदर की बात भांप लेते हैं. आप भले बाहर से कुछ दिखाएं, अंदर आपके कुछ है वो समझ जाएंगे. You may be smiling but you may be angry inside at your child, but she will say, पापा तमे what is it, गुस्सा हो.
And you will say, नहीं नहीं मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, but बच्चे भांप जाते हैं आपके अंदर की भावना. So as a teacher, this pedagogy insists that we undergo a lot of training. क्या बात है, very nicely put. Yes, that is what we are constantly told in our trainings, that you have been chosen by these children to be their teacher. So there is some connection, these children, their families, and you have. So for example, those children who were with me in my class, in the kindergarten class, so there is this bond somewhere else, some past connection. इसलिए वो बच्चे मेरे हाथ में आए, मेरे पास आए, फिर वो दूसरी टीचर के पास गए, और फिर जो बच्चे मेरे पास आएंगे उनकी और मेरी कोई जर्नी है साथ में. So it's a very very strong feeling, and it is they who are bringing the good things out of us. मतलब हम उनकी वजह से हम कर रहे हैं. I hope I'm able to explain it to you. It's because of them that we are able to do things. So we have this very high. बच्चों की वजह से टीचर की जो एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, गुडनेस है, वो एक्सप्रेशन में आती है. तो टीचर Yes. का होता है बच्चों की वजह से. Yes. So we are very grateful to all the children who come to us. So this is one thing that we consciously believe. पहले के 7 साल के जो हमारा किंडरगार्टन रहता है, उसमें 7 साल में बार बार बोल रही हूँ, बाकी अपने कंट्री में तो 5 साल में भी ग्रेड 1 हो जाती है, 6 साल पे भी होती है. बट हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे 6+ के बाद ही ग्रेड 1 में जाएं, क्योंकि दे आर नॉट रेडी फॉर द एकेडमिक इनपुट दैट दे विल बी गेटिंग इन ग्रेड 1. So the kindergarten is the time where children are learning by imitation, and they need a very very good environment. जो मैंने पहले भी कहा कि they need protection. So they need a protection environment which is protecting, safeguarding them. So the teacher will ensure that she creates that environment around the child. Yeah, and then the whole environment of the school, outside and inside, is in such a way that it gives the child a lot of liberty, freedom, but the teacher also creates a boundary. Yeah. Another thing about the school is we don't do over communication with the children. We don't applaud. नहीं करते. वो स्टार्स ना, कोई स्टार्स नहीं देते. स्माइली भी नहीं देते. अच्छा. And we do not even get into the blame. If a child has, for example, a bad सा example है, अभी बच्चों को क्या होता है, जब उनको समझ नहीं आता है क्या करना, तो बाल खींच सकते हैं, काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं. Children do it. Teacher has to be watchful, but still accidents happen. So even if a child has done that, we do not get into the blame of the child or blame the parents कि अरे आपके बच्चे ने आज ये कर दिया. This is not the communication that happens in the school. So no guilt. No guilt. No guilt, no shame, no blame. So this is the pedagogy with which we work. Why no over appreciation? Why no ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि वो मतलब वो एक बेट होता है ना, मतलब to give a smiley or to give a star is a bait. Is kind of. पहले ये बताओ, आपको गिल्ट नहीं देने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? I want to know that. वो तो अच्छी बात. गिल्ट नहीं देते वो तो बहुत अच्छी बात है. अच्छी बात है. अच्छा मुझे बताओ, तारीफ करने से जो आप कह रहे हो कि बेट, यू यूज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, बेट. बहुत अच्छा हुआ आपने ये वर्ड यूज किया. बेट देके क्या? सी चिल्ड्रन, अगर हम किसी भी बच्चे को देखें, बच्चे अपनी खुशी के लिए चीजें करते हैं. जब वो बच्चा क्रॉलिंग सीखता है, तो एक्सप्लोर करने जाता है, तो ही इज नॉट ट्राइंग टू शो हिज फादर कि देखो पापा मैं तो वो कोने तक चला गया, देखो देखो मैं तो बाथरूम के पीछे भी घुस गया. ही इज नॉट डूइंग विद दैट इंटेंशन. Child is doing things because he wants to do. There is an inner urge in him to explore and do things, right? When we start giving, now you get back into your own childhood or think of your own experiences. When we start giving appreciation, we start becoming dependent on that appreciation. Eventually, we cannot do anything till the time we don't get an appreciation. ये जो वो होता है ना, like I often see youngsters, I will not say who, बट वो बच्चे, अरे कितने लाइक्स आए, ये फोटो मैंने डाली. अरे एंड देन एट टाइम्स see them just the search for validation, seeking for validation. Do we want that? We don't want that. So the child is original form में the child is perfect.
the adults with their so called intelligence and understanding and experience, हम उसको बहुत टैम्पर करते हैं. तो बच्चे को जब आप ये करने देते हो ना, तो वो अपनी खुशी के लिए करते हैं. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो कुछ भी काम करते हैं, फिर उनकी आंखें अपनी मम्मी की तरफ होती है कि मम्मी मुझे बोले कि वाह मस्त छे, सारू छे, हमारा डिकू. अब फिर बच्चा या तो माँ को खुश करने के लिए काम करता है, एंड धीरे धीरे जब हम लोगों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं, तो इट डजंट क्रिएट अ healthy positive environment. So in the school we do not want to give that type of appreciation, and they are doing it because they want to do it. So they are actually exploring themselves freely. अगर एक बच्चा पेड़ भी चढ़ रहा है, तो we are internally as teachers, believe me, हमें इतनी खुशी होती है कि देखो ये बच्चा कितना डरता था, पेड़ चढ़ने लग गया है. लेकिन उसकी वो तारीफ कर दे, ताली बजा दे, तो फिर वो बच्चे का अटेंशन मेन टास्क से डिविएट होके टीचर के अप्रिसिएशन पे चला जाता है. That is the reason that so that the intrinsic motivation remains alive in a child even when he grows up. That is one purpose for not doing that. Very nice. So are you saying that आप बच्चों को मिट्टी में खेलने देते हैं और पेड़ पे चढ़ने देते हैं प्री स्कूल में? Yeah, they need to. They need to. We have 1 hour of outdoor play every day in the school. 4 घंटे के स्कूल में 1 घंटा बाहर आउटडोर होता है, and it's not only कि किंडरगार्टन में जब बच्चे ग्रेड्स में जाएंगे, then also basically movement is the basic nature of the child. बच्चे के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है, एंड उसका जो बैलेंस, उसका जो कंट्रोल ओवर द बॉडी, द डाइजेशन. जो बच्चे खेलते हैं, कितनी भूख लगती है, थक जाते हैं, कैसे पढ़ के सो जाते हैं, अरे मम्मी टांग बहुत दुख रही है, टांग दुख रही है, बच्चे पैर पछाड़ता है, द पेरेंट्स मसाज द लेग्स, नहा के मसाज वसाज होके बच्चा कैसे सो जाता है. बच्चे के ग्रोथ के लिए उसकी मूवमेंट जरूरी है, स्पेशली इन द अर्ली ईयर्स. एंड प्लेइंग विद द सैंड. एंड आई थिंक ये बात पहले अपन ने नहीं की, जो मेरे दिमाग में थी. वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी इज वेरी वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री. आई रिमेम्बर माई फादर वुड से कि हम लोग तो जैसे रूरल एरियाज में 7 साल तक तो बच्चे, 6-7 साल तक तो बच्चे घूमते ही रहते थे. फिर पहली क्लास में जाते थे, गए तो गए, नहीं तो 8 साल पे भी गए. 5वीं क्लास में जाके इंग्लिश सीखते थे, पहले मदर टंग में पढ़ते थे. सो children will pick up, and all those people, they reached good good status in life. They achieved many things in life. If you go back to your parents or the people who are from the rural areas, ऐसा नहीं है कि उनका कुछ हुआ नहीं. तो वो एक सही टाइम पे सही चीज करना. सो वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स में सही टाइम पे सही चीज करने के ऊपर बहुत एम्फेसिस रहता है. तो अर्ली ईयर्स पे आउटडोर प्ले, इंडोर प्ले, प्लस विदाउट इंस्ट्रक्शन, नो इंस्ट्रक्शन गिवन टू चिल्ड्रन, एंड गिविंग द मटेरियल्स व्हिच आर वेरी ओपन एंडेड. यानी कि उसे कोई पर्पस नहीं है. अच्छा बताओ, व्हेन यू वर यंगर, तब बहुत खिलौने नहीं होते थे, आप किससे खेलते थे? मतलब पत्थर से खेलते थे, पत्थर से कुछ ही बना लेते हम, मतलब मिट्टी से खेलते थे. घर में बॉटल्स हैं, कुछ चीजें पड़ी हैं, उसमें से भी क्रिएटेड, मतलब अगर कप है या ग्लास है तो उसको भी कुछ बना दिया हमने. वो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये ग्लास है, वो राजा है. Exactly. So these are the toys that we have in our class. I remember a parent telling me they had gone to their village during the summer break, and she was saying, Meenakshi, एक उसको लंबी सी धागे की डोरी मिल गई, वो उस डोरी के साथ 4 दिन बिजी रहा. अब उस डोरी के साथ वो क्या कर रहा था, the mother did not understand, but the child was so busy for 4 days with just that डोरी. I'll give my own example. When I was 3.5, I distinctly remember. I have this very clear memory of what I used to do when I was 3.5, 4. तो मेरा एक खुद का एक फैक्ट्री हुआ करता था, जिसमें मैं नीचे से वो ईंट के जो टुकड़े होते हैं, ईंट के टुकड़े, वो ले आता था, उसको घिस के उसमें से पाउडर बनाता था, इसे कागज लाता था, कागज की पुड़िया बनाता था, और मैं कहता था देखो मैंने पाउडर बनाया है, ये मेरी पाउडर की फैक्ट्री. और मेरा 3-4 घंटे पाउडर की फैक्ट्री में वो घिसने में जाते थे. मैं सिर्फ घिसा करता था और कुछ नहीं करता था. वी वर इन हिम्मतनगर, तो हमारा जो घर था उसमें एक रूम ऐसा था, रेंटेड हाउस था, उसमें एक रूम ऐसा जिसमें कोई नहीं जाता था. उस रूम में मैं बैठा रहता था पूरी दोपहर. मेरे 3-4 घंटे वो पाउडर बनाने में जाते थे. मुझे बहुत मजा आता था पुड़िया बनाने में. That's it. See, जब आपके पास ओपन एंडेड मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे आपके पास तो मटेरियल भी नहीं थे, बच्चे के पास कुछ मटेरियल नहीं होता, कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. एक्चुअली चिल्ड्रन नीड ओपन एंडेड थिंग्स जिससे वो कुछ भी क्रिएट कर सके. मतलब जो आपने बोला ना कि वो मेरी विजुअलाइजेशन की, ईंटे से आपने पाउडर बना लिया ईंट को घिस के. अर्ली ईयर्स में बच्चे की इमेजिनेशन को बिल्ड करने के लिए यू नीड टू अलाउ देम दैट स्पेस. देखो टीवी का मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी पकड़ा दिया तो आपकी इमेजिनेशन नहीं बिल्ड हो रही है, आप कोई किसी की बनी हुई चीज देख रहे हो.
लेकिन जब आपको एक फ्री स्पेस मिलती है, कुछ ऐसे टुकड़े पड़े मिलते हैं, लकड़ी के प्लेन ब्लॉक्स मिलते हैं, कुछ छोटे मोटे कपड़े मिलते हैं, या कुछ जस्ट नथिंग, then whatever you have experienced or whatever is in your mind, you bring that out. And in the Waldorf, we also say that children digest all the information through the play. मतलब जितने भी वो experiences लेते हैं, through the play they digest it. How? Because when they are playing, वो अपनी जो इमेज उसके अंदर है उसको ब्रिंग आउट करता है. जैसे आपके दिमाग में एक फैक्ट्री की इमेज थी, तो आपने 4 पत्थर रख के एक फैक्ट्री बना ली, फिर उसको घिस के आपने एक पाउडर बना लिया. तो प्ले के द्वारा हर चीज उसके बॉडी में डाइजेस्ट होती है और उसको समझ में आती है. फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रन. सो इन द Waldorf वी बिगिन विद फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग इन ग्रेड. क्यों हंस रहे हो? डोंट लाफ. हो रहा है, बिल्कुल उससे अलग बात आप कह रही है. आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि वो 4 साल का बच्चा पूरी एबीसीडी लिख ले, कर्सिव राइटिंग कर ले. 4, 4.5, 5 साल का बच्चा, और आप कह रहे हैं कि लिखना ही नहीं है 5 साल तक. शादी करवा देते हैं 4 साल पे, गुड्डी गुड्डी वाली. सी, एवरीथिंग हैज टू बी एज अप्रोप्रिएट. इवन इन इंडिया पहले मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स वाज 18, अब 21 हो गई है. देयर इज अ रीजन. योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फुली फंक्शनल एंड रेडी एंड मैच्योर at the age of 21. There is a reason to it. It's not before. Children need, in the early years, they don't need instructions. They need to live in a dreamy land where they're just living out their fantasies and imagination, and they're just enjoying and building the body, developing habits, preparing themselves for facing the real situations later on. जैसे मुझे किसी ने एक बार कहा था कि भाई बाद में तो उसको ये सब देखना ही है, तो अभी से ही दिखा दो. तो ये पेरेंट्स फील करते हैं ना कि फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में तो इतना कुछ लिखना होगा, अभी से लिखने की प्रैक्टिस कर ले, अभी से ग्रिप आ जाए उसका. यार अभी एक बात बताओ कि अब there is a child in my school who loves to drive, okay, and he wants to sit on the driver's seat and always उसकी तो उसको वो सोते जागते उसको गाड़ियां ही दिखती है. Now can you teach him to drive at this age? He's 6 and he was 2. He was fascinated with driving. होगा उसको कुछ गाड़ियों का बड़ा प्रेम है, तो 2 साल में गाड़ी सिखा दोगे. Is his body ready to learn the process of driving? So you read a lot of things. See, there is something else which is called वो जो genius होता है, which is a very very small percentage. उसकी मैं बात ही नहीं कर रही. I'm talking of all of us. Things have to be introduced at the right age. क्यों ये algebra वल्जेब्रा थोड़ा later stages में आता है स्कूल में? Because it is a very abstract concept. क्यों फाइटर, आपको पायलट का एग्जाम देने के लिए या आपको आर्मी का एग्जाम देने के लिए मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए? यू कैन डू इट एट अ यंगर एज. सो देयर इज अ एज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. छोटी उम्र में मतलब उनके हाथों को सेंसरी एक्सपीरियंसेस चाहिए, एंड द सेंसरी एक्सपीरियंसेस दे नीड टू गेट फ्रॉम द मटेरियल्स. Holding a pencil will not strengthen their grip, it will weaken their grip. This is not what they need at this age. Maybe maximum आप उनको चौड़े से crayons दे सकते हो scribble करने के लिए, but writing, and tell me which child is happy to sit at a place. I'm sitting since a long time here and talking with you, I'm happy, I'm an adult. बच्चे को किसको पसंद है? और आजकल जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा टिक के नहीं बैठता है, but that is a given. बच्चा टिक के नहीं बैठने वाला है. Because that is not his basic nature. He needs to move. So academics come when the children cross a certain milestone, that is 6.5, 7. That is the time you will notice. कभी आप गौर से देखोगे उस स्टेज पे बच्चे कहते हैं बहुत बोर हो रहा है, कुछ करना है. And that is the time when they look up to you कि पापा मुझे कुछ बोले और मैं वैसे करूं. उनको उस एज पे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है. So that is the time when the teacher works with the children consciously, gives them academic inputs, and then we start with the study part. And जो हम लोग competition में जाते हैं ना, without even analyzing what is good or not good for the child, it is harming children. In Waldorf we go very slow at the pace of the child. आपने सही वर्ड यूज किया, कंपटीशन, क्योंकि हम आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली दे आर पुशिंग द चिल्ड्रन इनटू डूइंग समथिंग. तो एक हमेशा प्रेशर पेरेंट्स पे रहता है कि अरे तुम अपने बच्चे को कुछ नहीं करवाते. वो जो एक्टिविटी क्लासेस वाला जो बर्डन है वो यहीं से आता है कि अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको देखो उनकी बेटी क्या कर रही है, उसको देखो उनका बेटा क्या कर रहा है, तो तुम कुछ नहीं कर रहे. ये बच्चे को मेरे ख्याल से ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड अनलॉक पीरियड, a lot of children, I spoke to children also of various age groups, 12 साल से छोटे, 12 साल से बड़े,
और एक चीज जो समझ में आई कि उनको कॉन्स्टेंटली एक चीज बोली गई, ना ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और दूसरा ये बोला गया, अरे तुम कुछ नहीं करते, देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, तुम कुछ नहीं करते। अब बच्चा ऑलरेडी, हमारा तो अनलॉक हो गया है, उसका तो अनलॉक भी नहीं हुआ है, उनका ना कोई सोशल इंटरेक्शन हुआ है, वो बाहर नहीं जा पा रहे, उनको कॉन्स्टेंटली ना बोला जा रहा है, वो ऑलरेडी बॉटल्ड अप फील कर रहे हैं। ऊपर से उसको ये बोला जा रहा है, तुमको समझ में नहीं आता, तुमको समझ में नहीं आता, तुमको क्यों समझ में नहीं आता? तो पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? सो दिस इज अ फैक्ट। दूसरी जो आपने क्रिटिकल चीज बोली, जो मुझे लगी कि कंपटीशन, कंपैरिजन, एंड वेयर देयर इज अ कांस्टेंट नो। Yeah, and you were talking of older children, so let me talk of the younger children first. So पहले वाली भी हमारी जो बात थी कि you cannot compare children. Like I can't compare myself with you. My journey in life is different, and your journey in your life is different.